हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मनराज क्लासेस। आज की डेट है 11 जुलाई और हम डिस्कस करने जा रहे हैं कल के और आज के दोनों के मिला के आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। हमारा पहला आर्टिकल होगा मिशन वात्सल्य स्कीम के बारे में। दूसरा परिमाण पोर्टल। तीसरा गीगा मैश नेटवर्क सॉल्यूशन। चौथा आर्टिकल हमारा होगा ड्रैगन फ्रूट कल्टीवेशन के बारे में। और पांचवा जो कि लास्ट आर्टिकल है वो होगा ऑन्कोलिटिक वायरसेस के बारे में। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला आर्टिकल है मिशन वात्सल्य स्कीम के बारे में। देखिए अभी ये क्यों न्यूज में आई है, ये न्यूज में इसलिए आई जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने कुछ गाइडलाइंस इशू की है इस स्कीम को लेकर। और उसने कुछ यानी कि जो अपनी गाइडलाइंस है उसमें स्टेट को कुछ डायरेक्शन दी है। उसमें क्या डायरेक्शन दिए हम पढ़ते हैं। जो गाइडलाइंस है उसमें स्टेट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोला है कि जो स्कीम्स का ओरिजिनल नेम है वो आप अपनी वो चेंज नहीं कर सकते। जो स्कीम का जो ओरिजिनल नेम है चेंज नहीं किया जा सकता। जिससे कि कुछ स्टेट ऐसा करते हैं जो स्कीम का ओरिजिनल नेम चेंज करके रिजेंबल करता हुआ नाम रख लेते हैं, जिससे कि सेंट्रल गवर्नमेंट से उन्हें थोड़ी सी फंडिंग की एक्सेस हो सके। तो इस वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस इशू की है कि कोई भी स्टेट अपनी जो स्कीम चल रही है उसका ओरिजिनल नाम चेंज नहीं करेगा। इससे क्या होता है कि भाई ये फंड का जो एक तरह से लॉस होता है। तो यहाँ पे फंड कौन प्रोवाइड करता है? फंड प्रोवाइड करता है मिशन वात्सल्य प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड। तो एक अप्रूवल बोर्ड होता है जो कि फंड प्रोवाइड करता है। और इस फंड को किसके द्वारा चेयर किया जाता है? चेयरमैन कौन होता है इस फंड का? डब्ल्यूसीडी का जो सेक्रेटरी होते हैं यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के जो सेक्रेटरी होते हैं वो फंड वो इसके चेयरमैन होते हैं। ठीक है। ये स्कीम जो है आपकी कौन सी स्कीम? सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। स्पॉन्सर्ड स्कीम वो होती है जो कि आपकी 100% भी स्पॉन्सर्ड हो सकती है, आपकी 10%, 20%, 30%, 40% मतलब वेरी करता है। रीजन टू रीजन वेरी करता है। जैसे यहाँ पे देखिए अगर फंडिंग का पैटर्न देखें 60-40 यानी कि 60% तो आपका सेंटर देगा और 40% आपका स्टेट देगा। तो किसके लिए? कुछ स्टेट के लिए। और अगर बात करें हम जैसे कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जो नॉर्थ ईस्ट 8 स्टेट है नॉर्थ ईस्ट के, उनकी अगर फंडिंग की बात करें तो 90% सेंटर देता है और आपका बाकी 10% आपके यूटीज और आपके 8 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स ये प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इस स्कीम का क्या होगा कि एग्जीक्यूशन आपका 24/7 होगा। इसकी हेल्पलाइन सर्विसेज 24/7 प्रोवाइड की जाएगी। किसके लिए? बच्चों के लिए प्रोवाइड की जाएगी। जो भी बच्चे आपके अफेक्टेड है किसी प्रॉब्लम से, जैसे कि आपको उनको अब्यूज कर दिया गया है या उनकी ट्रैफिकिंग हो रही है, तो ऐसा कुछ अगर हम पाते हैं तो उनके लिए सर्विसेज 24/7 आज प्रोवाइड की जाएगी। ये कैसे किस किस को सपोर्ट करेगी स्कीम? जो आपकी स्टेट एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी है जिसका नाम है सारा, अगर शॉर्ट फॉर्म में बोले। और ये सारा सपोर्ट करेगी किसे? कारा को। कारा मतलब सेंटर की है। स्टेट की कौन सी होगी? सारा। और सेंटर की होगी कारा। यानी कारा सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी जो आपकी सेंटर की वो प्रमोट करेगी। अब ये दोनों क्या प्रमोट करते हैं? ये प्रमोट करते हैं सारा तो आपके स्टेट के अंदर अगर एडॉप्शन करना है किसी बच्चे को तो इसके थ्रू होगा। ये आपको रिकमेंड करता है, ये आपका हेल्प करता है। अगर आपको सेंटर के थ्रू यानी कि इंटर कंट्री वो करना है एडॉप्शन तो आपकी कारा से आपको मिलना पड़ेगा। कहने का मतलब कारा का रोल अब प्ले यहाँ पे होता है। अगर इसके एस्टेब्लिशमेंट की बात करें कि क्या क्या एस्टेब्लिश करता है, क्या क्या इस फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, तो ओपन शेल्टर्स प्रोवाइड किए जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। वो किन बच्चों के लिए प्रोवाइड किए जाएंगे? जैसे कि कोई बच्चे भाग गए घर से, उन उन बच्चों को रिहेबिलिटेट करने के लिए आपके शेल्टर्स बनाए जाएंगे क्योंकि उनको रहने के लिए जगह देनी पड़ेगी। ये जो बच्चे गायब हो गए हैं यानी कि क्या नाम आपके गुमशुदा की जैसा होता है, आपने एडवर्टाइजमेंट देखे हो गुमशुदा की तलाश के जो मिसिंग चिल्ड्रंस होते हैं उन बच्चों के लिए जिनकी ट्रैफिकिंग की जाती है, बच्चों की चोरी करके बेच दिया जाता है। लड़के या लड़के जो भी है वर्किंग चिल्ड्रन जो आपके छोटे बच्चे होते हैं उन्हें किसी इंडस्ट्री में, किसी कारखाने में या किसी दुकानों पर लगा दिया जाता है कम उम्र में, जो कि एक एक तरह का अपराध है। तो उन बच्चों को एक तरह से रिहेबिलिटेट करने के लिए ओपन शेल्टर्स आपके जारी किए जाएंगे, बनाए जाएंगे। और जो स्ट्रीट चिल्ड्रंस होते हैं उनको, जो बच्चे भीख मांगते हैं रोड्स पर उनके लिए, और जो आपके चाइल्ड सब्सटेंस एब्यूजर्स है उनके लिए, ये सब के लिए आपका यानी कि ये ओपन शेल्टर्स आपकी स्टेब्लिश की जाएगी। और एक फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड की जाएगी। और फाइनेंशियल सपोर्ट किन के लिए होगी? जो एक्सटेंडेड फैमिलीज में बच्चे रहते हैं। जैसे कि एक्सटेंडेड फैमिलीज का यहाँ पे मतलब है कि जिनमें दादा दादी चाचा चाची मम्मी पापा सब होते हैं, मतलब पूरी पूरी बड़ी फैमिली होती है, सारे जो क्लोज रिलेशंस के होते हैं वो, या आपके कोई जो आपके केयर गिवर्स होते हैं वो, इनकी एजुकेशन के लिए जो फंड है ये कलेक्ट किया जाएगा। न्यूट्रिशन इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे, हेल्थ फैसिलिटीज इनमें प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है। और अगर हम बात करें जो क्रेडल बेबी रिसेप्शन सेंटर्स स्टैब्लिश किए जाएंगे, क्रेडल का मतलब यहाँ पे होता है पालना।
पालना मतलब आपने देखा होगा बच्चे का जो झूलना होता है, पालना छोटे बच्चे को उसमें बैठा के झुलाया जाता है, उसको पालना बोलते हैं, झूला बोल दिया जाए तो उसको क्रेडल बोलते हैं। तो क्रेडल बेबी रिसेप्शन सेंटर्स को जो एस्टेब्लिश किए जाएंगे, क्या नाम, जो ट्रैफिक चिल्ड्रन है, जो अबेंडन कर दिए गए ट्रैफिक चिल्ड्रन है उनके लिए। ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जो स्पेशल नीड वाले चिल्ड्रन हैं, इन चिल्ड्रन है जिनको कोई बीमारी है या कोई हैंडीकैप टाइप है, किसी को मेंटली चैलेंज पर्सन चिल्ड्रंस हैं, उनको क्या है ये फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस मिशन वात्सल्य के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि 2009 से पहले जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट थी, उसने 3 स्कीम लॉन्च की थी बच्चों के लिए, बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए। पहली स्कीम था जुवेनाइल जस्टिस प्रोग्राम। ये जो आपके बच्चे थे उनको केयर और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती थी। जो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ होते हैं, जैसे कि कौन सा बच्चा किसके पास रहेगा, जिन मम्मी पापा का डाइवोर्स हो चुका है, तो कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। ठीक है। दूसरा था इंटीग्रेटेड आपका प्रोग्राम था स्ट्रीट चिल्ड्रन के। चौथा था असिस्टेंस फॉर चिल्ड्रंस होम्स, होम इसमें प्रोवाइड किया जाता था। अब क्या है कि 2010 में इन तीनों स्कीम्स को क्लब कर दिया गया, मर्ज करके एक सिंगल प्लान बना रहे, जिसका नाम है आईसीडीएस, आईसीपीएस सॉरी, इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम। तो ये तीनों स्कीम्स को इसमें क्लब कर दिया गया, इसका नाम होगा इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम। मगर 2017 में इसे दोबारा से इसका नाम चेंज कर दिया गया, जिसका नाम रख दिया चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज स्कीम। ठीक है, अब इसका नाम चेंज हो चुका है तो 2017 में, और फिर से 2021-22 में इसका रीनेमिंग की गई है, जिसका भी नाम रखा गया मिशन वात्सल्य। ठीक है, तो मिशन वात्सल्य आपकी कहाँ से निकल के आई, 2009 से निकल के आई। इसमें कौन कौन से कंपोनेंट है, जुवेनाइल जस्टिस प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर स्ट्रीट चिल्ड्रन, और स्कीम फॉर असिस्टेंट टू चिल्ड्रंस होम्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। एक तरह की अम्ब्रेला स्कीम है चाइल्ड की प्रोटेक्शन के लिए, जो कि कंट्री में हम आपकी चाइल्ड की प्रोटेक्शन के लिए जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए एक तरह से अम्ब्रेला स्कीम है। इसमें अम्ब्रेला स्कीम वो स्कीम्स होती है जिसके अंदर कई सारी स्कीम्स, कई सारे कंपोनेंट कवर हो जाते हैं। जैसे कौन कौन से कंपोनेंट यहाँ पे कवर हो रहा है, वो हम यहाँ पे जानेंगे। पहला है कि आपकी फंक्शनिंग, जो आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है जो इसको इम्प्लीमेंट करेगी, उनकी फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है। इसमें आपकी कई सारी बॉडीज आ जाएंगी। ठीक है। दूसरा, सर्विस डिलीवरी जो स्ट्रक्चर है, कि जिसके थ्रू सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, आपके ऊपर के लेवल से लेकर नीचे के लेवल तक जितने भी डिपार्टमेंट आएंगे इस स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने में, जितने भी लोग आएंगे, जितने भी एम्प्लॉय आएंगे, सबकी जो आपकी सर्विस डिलीवरी करने की कैपेबिलिटी है उसको स्ट्रेंथन करेगा ये। ठीक है। अप स्केल करेगा इंस्टीट्यूशनल केयर और सर्विसेज को, कि आपकी जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है उसमें आपकी क्या नाम बेहतरी लाएगा, एडवांसमेंट लाएगा, वो हाई क्वालिटी की सर्विस बच्चों को प्रोवाइड करेगा, और उस चीज का टाइम टू टाइम प्रोविजनिंग होगी, क्या मतलब टाइम टू सर्विलेंस होगा, देखभाल की जाएगी। और नॉन इंस्टीट्यूशनल जो कम्युनिटी बेस्ड केयर सेंटर्स है उनको एनकरेज करेगा कि आइए आप भी आगे बढ़ के ऐसे बच्चों की जो कि आपके कॉन्फ्लिक्ट विद लॉज है, यानी कि जो आपके लॉ में फंसे हुए हैं, ट्रैफिकिंग हो रही है, जिनके जो एब्यूज किए गए हैं, जो आपके इंडस्ट्री में काम के लिए धकेल दिए गए, उन बच्चों में आइए और आप इनकी मदद के लिए हाथ बटाइए। ऐसी और इमरजेंसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करेगा, जैसे कि इमरजेंसी नंबर होता है, वो आप डायल करो तो वहाँ पे उठाएंगे कॉल, और बच्चे की हेल्प के लिए एजेंसी आगे आएगी। और ट्रेनिंग और कैपेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, जो आपके इसमें पर्सनल होंगे उनकी ट्रेनिंग और कैपेबिलिटीज को बढ़ाएगा। ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि हेल्दी और हैप्पी चाइल्डहुड प्रोवाइड कर सके हर एक बच्चे को, और उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सके जिससे कि उनका जो फुल पोटेंशियल है, किसी भी बच्चे में जितने पोटेंशियल है उसको वो रियलाइज कर सके। कहने का मतलब, अगर कोई बच्चा सोच के देखिए आईएएस बन सकता है, मगर उसे ऐसी अपॉर्चुनिटीज ना दी जाए, उसे पढ़ने को अच्छे किताबें ना दी जाए, अच्छी फैसिलिटी ना दी जाए, तो वो तो बन ही नहीं सकता। कोई बच्चा चाय बेचने वाला पीएम बन सकता है देश का, तो वो तो बन ही नहीं पाएगा अगर उसको धकेल दिया जाएगा गरीबी में, उसका एब्यूज किया जाएगा। तो इस तरह से उनकी जो अपॉर्चुनिटीज ऐसी प्रोवाइड की जाएगी, जो उनका फुल पोटेंशियल है वो उसको रियलाइज कर सके, उसको वो अचीव कर सके। ठीक है। इसमें फैमिली बेस्ड जो नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर होती है, जो बच्चों को दी जाती है और डिफिकल्ट सर्कमस्टांसिस में, उनको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल हमारा परिमान पोर्टल के बारे में। परिमान पोर्टल क्या है इसके बारे में जानते हैं। देखिए इसको, ये तो ऐसे तो नया ये पोर्टल नहीं है, ये नई कोई स्कीम नहीं है। इसको अगस्त 2021 में पिछले साल लॉन्च किया गया था। लगभग इसको एक साल होने वाला है परिमान पोर्टल को लॉन्च किए हुए। एक तरह का जियो पोर्टल है। ठीक है। जियो पोर्टल मतलब जो जियोग्राफी को आपका क्या नाम एनालाइज करता है, एनालिसिस करता है, वहाँ की डेमोग्राफी को और वहाँ की स्पेशल
पैटर्न को, अभी इन सारे वर्ड्स का मैं मतलब बताऊंगा। तो अब इसको क्या करता है, किसने लॉन्च किया था, ये लॉन्च किया था एनसीआरपीबी। एनसीआरपीबी का मतलब है, एनसीआर का तो आप सभी मतलब जानते हो, नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड। तो नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड, जो जो भी आपका नेशनल कैपिटल रीजन है, उसके अंदर जो भी प्लानिंग होती है डेवलपमेंट के लिए, जो उसके लिए बोर्ड बनाया हुआ है, उसने इसको लॉन्च किया था परिमाण पोर्टल को। ये अगर 2021 में लॉन्च हुआ था, आपको समझ में आ गया होगा आई होप। ये किसके अंडर आता है, और ये मिनिस्ट्री यूनियन, जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हाउस एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर ये सब आता है। इन्होंने मिलकर ये क्या किया था। अब इसमें नया हुआ क्या है, इसमें ये हुआ कि अभी तक तो ये क्या था, नेशनल कैपिटल रीजन के लिए प्लानिंग करता था, ठीक है, और एनसीआर रीजन के लिए प्लानिंग करता था। मगर अभी क्या है, इसके पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे देखिए लिखा है, इट हैज बीन मेड ओपन टू द पब्लिक ऑफ एनसीआर। एनसीआर की जो पूरी पब्लिक के लिए, उसके लिए ओपन कर दिया गया। अब जो पूरा आपका जो एनसीआर का रीजन है, और आपके ग्राउंड लेवल तक जाके ये डेवलपमेंट करेगा। देखिए एनसीआर जो परिमाण पोर्टल, आपकी जो पोर्टल बनाया गया, उसकी ये इंटरफेस है। यहाँ पे आपका ये जियो टैगिंग और जो मैप दिखा रखे हैं, जो आपकी मैपिंग की गई, जियो मैपिंग की गई है जीपीएस के थ्रू, या आपके जीएनएसएस के थ्रू, उसमें आपका ये क्या नाम, पिक दिखाई गई है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे जान ले एनसीआर के बारे में, कि एनसीआर में कौन कौन से रीजन्स आते हैं। यहाँ पे ये देखिए यूपी का हिस्सा है। यूपी जो दिल्ली के साथ बॉर्डर लग रहा है, जैसे कि इसमें 8 स्टेट्स आते हैं, सॉरी 8 डिस्ट्रिक्ट आते हैं यूपी के। कौन कौन से, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़ और बुलंदशहर। ये 8 डिस्ट्रिक्ट आ गए यूपी के, जो एनसीआर में आते हैं, दिल्ली से जो टच में है। और जो आपके हरियाणा की अगर बात करें, हरियाणा के आते हैं 13 डिस्ट्रिक्ट। 13 डिस्ट्रिक्ट में कौन से हैं, जिंद है, करनाल है, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, रेवाड़ी, और आपका फरीदाबाद, पलवल, मेवात। ये सब आपके हरियाणा के 13 डिस्ट्रिक्ट थे, जो कि आपके एनसीआर में आते हैं। अगर आप राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान के सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट एनसीआर में आते हैं, जो कौन कौन से, आपका अलवर और भरतपुर। अलवर और भरतपुर ये 2 डिस्ट्रिक्ट है। अब एनसीआर की बात करें, लगभग 100 किलोमीटर के किलोमीटर डिस्टेंस के अंदर जो भी रीजन आता है, वो ऑलमोस्ट आपका एनसीआर के अंदर आता है। अब एनसीआर का कैपिटल पहले तो दिल्ली दिल्ली ही एनसीआर में आती थी, मगर अभी क्या है, उसके 100 किलोमीटर के आसपास का जो एरिया है दिल्ली के, वो भी एनसीआर में आने लगा। वो क्या है, वो आपके अर्बन एरिया आ जाए, जिसके अंदर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो चुकी है। बढ़ती हुई पॉपुलेशन दिल्ली में तो समा नहीं सकती, इसलिए उसके आसपास के जो अर्बन एरिया आ जाए, उनको आपको एनसीआर में सम्मिलित कर लिया गया है, मिला लिया गया है। तो ये आपके सामने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट दिखाए गए हैं, हरियाणा, राजस्थान और आपके यूपी के। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया एनसीआर। और हाँ, एनसीआर का एरिया, जो टोटल एरिया है, वो 55,083 स्क्वायर किलोमीटर है टोटल एरिया। तो यहाँ पे देखो ये बोला भी गया है, तो प्रपोजल टू रेस्ट्रिक्ट द रीजन विद इन द 100 किलोमीटर रेडियस ऑफ राजघाट, जहाँ पर दिल्ली राजघाट में, सॉरी, राजघाट दिल्ली में, तो राजघाट से लेके जो 100 किलोमीटर की जो रेडियस का एरिया, वो आपका एनसीआर में आता है। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड जो है आपका, ये कहती है कि अब दोबारा से हम रीड्रा कर रहे हैं बाउंड्री, किसकी, जो डेवलपमेंट, जिन जिन एरियाज का आपको डेवलपमेंट कर रहा है, उनकी दोबारा से बाउंड्री रीड्रॉ कर रहे हैं, उन्हें हम सभी एनसीआर में लेंगे, जिनकी हम दोबारा से बाउंड्री रीड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे पढ़ते हैं। तो जो ये पोर्टल है, परिमाण पोर्टल, ये किस चीज के लिए बना है, एनालिटिकल रीजनिंग, इंफॉर्मेशन एंड मैपिंग ऑफ एनसीआर। जो एनसीआर रीजन है, उसका एनालिसिस करेगा रीजन्स का, और वहाँ पे जो रीजनल, यानी कि लोकल लेवल पे जो भी उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कि वहाँ के यूथ को लेके, तो ये रोड्स को लेके, तो एनवायरनमेंट को लेके, तो आपका क्या नाम, वहाँ पे एग्रीकल्चर कितना है, वहाँ पे आपका या टर्रेन कैसी है, वो सारी जो भी आपकी इंफॉर्मेशन होगी, आपकी इन्फॉर्मेशन, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन हो, या डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन हो, या आपकी मरीन मरीन नहीं, आपकी कह रही कि आपके कैनाल वेनाल, जो भी सारी चीजें है, वो आपका ये पोर्टल काम करेगा। आपके सेटेलाइट से, या आपके जो जीपीएस सिस्टम है हमारा इंडिया को, उससे सारी जो पिक्चर आएंगी, उससे जो इन्फॉर्मेशन गैदर होगी, वो ही सब आ जाएगी आपके एनालिटिकल रीजनल इंफॉर्मेशन एंड मैपिंग में। ठीक है, अभी से किसके द्वारा डेवलप किया गया, एनआईसी के डेवलप किया गया। एनआईसी क्या है, आपका नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है, जो इंडिया का है, कि इंडिया का खुद का गवर्नमेंट का सेंटर है। ये आपके इंडिया के लिए पोर्टल्स डेवलप करता है, ये जो गवर्नमेंट साइट डेवलप करता है। ये क्या, एक तरह का रोबस्ट सिस्टम है, बहुत रोबस्ट का मतलब यहाँ पे एडवांस सिस्टम है, जो फैसिलिटेट करेगा आपका बेटर सब रीजनल एंड लोकल प्लानिंग। ठीक है, सब रीजन से मतलब है लोकल लेवल पे, एक तरह से कोई रीजन ले लिया, मान लीजिए आपने बागपत
डिस्ट्रिक्ट का ही रीजन ले लिया, बागपत डिस्ट्रिक्ट के रीजन में आप ब्लॉक लेवल पर आ जाएंगे। तो ये आपका मतलब रीजन के भी अंदर रीजन, यानी कि रीजन के छोटे से पार्ट में आप घुस जाइए, वो सब रीजन पर आ जाएगा। ठीक है, अब ये पोर्टल और क्या काम करेगा, बेस मैप तैयार करेगा, सैटेलाइट इमेज की सर्विस प्रोवाइड करेगा, जो नाइट लाइट डाटा है, जो नाइट में लाइट होती है रोड्स पे, उसमें जो डाटा आपको मिलेगा, यानी कि मैप मिलेंगे, पिक्चर्स मिलेगी, और आपका ट्रैफिक मिलेगा, नाइट में कितना ट्रैफिक चलता है, मूवेबल इमूवेबल, और आपकी जो भी एक्टिविटीज होती है नाइट में, किसी भी चीज को लेके, या आपके किसी भी आपके वो आपकी वो कंजर्वेशन साइट है, उस चीज को लेकर, तो सारा को वो क्या करेगा, मैपिंग करेगा। यहाँ पे टर्रेन की मैपिंग की जाएगी, जैसे कि एलिवेशन प्रोफाइल बनाई जाएगी रोड्स की, जैसे कि आपका कोई रूट है, रूट मान लीजिए आपकी सड़क है, कहीं टेढ़ी है, कहीं मेढ़ी, कहीं ऊंची, कहीं नीचे, उस सब चीजों का पता लगाया जाएगा इसके थ्रू। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, जैसे कि कैसी होती है, स्टेट बाउंड्रीज, विलेज की हुई, विलेज की बाउंड्रीज हुई, हेडक्वार्टर्स की जो हैबिटेशंस जहाँ पे लोग रहते हैं, या आपका एनिमल्स का हैबिटेशंस है, इन सब चीज़ों के हेडक्वार्टर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। दूसरा आपके पार्लियामेंट्री और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज, ये सबको इंटीग्रेट किया जाएगा इस पोर्टल में, सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन इस पोर्टल के थ्रू ली जाएगी। अब लेयर्स की बात करें, रोड की, रेल की, मेट्रो की, जो नेटवर्क है पूरा, इनकी लेयरिंग की जाएगी, इनका बताया जाएगा कितना कितना है, कहाँ कहाँ किस किस एरिया में। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से मतलब है यहाँ पे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, बैंकिंग होगी, पोस्ट ऑफिस की सर्विस होगी, पावर सेक्टर से रिलेटेड होगी, या टेलीकॉम सेक्टर से, इंडस्ट्री से, जो आपकी आपकी केमिकल इंडस्ट्री होगी, कोई सी भी इंडस्ट्री हो आपकी, टूरिज्म को रिलेटेड। तो इन सारी चीज़ों की जो मैपिंग आपकी, अगर आप ह्यूमन बेसिस पे गए तो अच्छी तरह नहीं की जा सकती, मगर आपका इस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा, जैसे परिवहन पोर्टल का यूज किया जाएगा, तो बहुत अच्छी तरह से, बहुत प्रिसाइज लेवल पे इसकी इंफॉर्मेशन को गैदर किया जा सकता है। ठीक है, अब हमने एक वर्ड पढ़ा था जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी, इसके बारे में पढ़ रहे। जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी तीन चीज़ों को यूज करती है, जीआईएस, जीपीएस और रिमोट सेंसिंग। जीआईएस का मतलब है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, और दूसरा है जियो ग्लोबल पोजिशनिंग पोजिशनिंग सिस्टम, और तीसरा है रिमोट सेंसिंग। इनका काम यही है कि देखो आपकी जियोग्राफिक जो भी आपकी फीचर्स होंगे किसी भी एरिया के, उसकी सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करेगा। और जीपीएस किसी चीज़ की लोकेशन बताएगा, अगर कोई गाड़ी, कोई व्हीकल मूव कर रहा है, तो जीपीएस से पता लगाया जा सकता है किस कोऑर्डिनेट्स पे है, यानी कि वो कितने डिग्री नॉर्थ है, कितने डिग्री साउथ है, और किस किस कोऑर्डिनेट्स पर चल रहा है, किस पोजीशन पर, वो आप बता सकते हैं, यानी कि मूवेबल और इमूवेबल्स के कोऑर्डिनेट और पोजीशन बताए जा सकते हैं। और रिमोट सेंसिंग से ये होता है कि आप जैसे कहीं पर आग लग गई जंगल में, तो जो सेंसर है वो सेंस करें कहाँ पे आग लगी है, वो तुरंत आपको बता दें कि यहाँ पे आग लगी, उस कितने एरिया में आग लगी, उसकी पिक्चर्स आपको बहुत तेजी से सेंड कर सकते हैं। तो पूरी जियोग्राफी की, किसी भी पर्टिकुलर एरिया की जियोग्राफी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये अर्थ है, इसको जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी के थ्रू कैसे हम इसको कवर कर सकते हैं। यहाँ पे जीआईएस जो हमने ये पढ़ा, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसमें आपका डेस्कटॉप, वेब, क्लाउड, मोबाइल, ये सब इस चीज से कनेक्टेड हो जाएंगे। दूसरा जीएनएसएस और पोजिशनिंग, यानी कि जीपीएस। ठीक है, तो इसमें जीपीएस आ जाएगा, जीपीएस से क्या आप नेविगेट कर सकते हो, ठीक है, आप घूम सकते हो, मतलब पता लगा सकते हो किसी चीज का। ठीक है, इसमें इंडोर पोजिशनिंग के अपने किसी कंट्री के अंदर ही, और आपका सर्वे कर सकते हो। ठीक है, तीसरा आ जाएगा अर्थ ऑब्जर्वेशन, के अर्थ का ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है, पूरी अर्थ को। ठीक है, सैटेलाइट की मदद से, रिमोट सेंसिंग की वजह से, एरियल मैपिंग की वजह से, और अनमैन्ड एरियल व्हीकल की वजह से, जैसे कि ड्रोन होता है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल मतलब ड्रोन, और आपका स्कैनिंग, यानी कि आपके जो रडार होते हैं वो स्कैन करेंगे हर चीज को। तो इससे पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। नो डाउट बहुत बेहतर पोर्टल बना है, जो कि इंडिया की स्टेट ऑफ आर्ट आर्ट टेक्नोलॉजी का जो आपका ट्रेजर है, जो आपकी पूरी वो है, एक खजाना है, उसमें एक तरह से फीदर, एक पंख को ऐड कर देगा। आगे बढ़ते हैं, ये क्या कैप्चर कर, स्पेशल इंफॉर्मेशन कैप्चर करेगा ऑब्जेक्ट्स के बारे में, इवेंट्स के बारे में, और फिनोमिना कोई भी होते हैं, जैसे फिनोमिना अर्थक्वेक आ गया, इस तरह की इवेंट्स हुई, ये कोई फिनोमिना हुआ, जैसे कि आपका कोई ट्रेंच बनी, या कोई ऐसी बड़ी इवेंट हो गई, तो स्टैटिक और डायनेमिक दोनों इवेंट्स के बारे में आपका वो ऑब्जर्व करेगा। और स्टैटिक इवेंट्स और डायनेमिक डायनेमिक इवेंट्स कौन कौन से होगी, जैसे स्टैटिक लोकेशन, जैसे कि अर्थक्वेक आ गया, रोड्स की किसी पोजीशन के बारे में बता रहा है, मल न्यूट्रिशन कहीं पे है वो बताएगा ये, चिल्ड्रंस की पर्टिकुलर रीजन्स की किस पर्टिकुलर रीजन में चिल्ड्रन मल न्यूट्रिशन की समस्या का शिकार है, वो सब बता देगा। डायनेमिक डायनेमिक लोकेशंस, जैसे कि आपकी कोई गाड़ी मूव कर रही है, व्हीकल कोई मूव कर रहा है, ठीक है, अब आपने देखा होगा, मूवीज में देखा होगा कि हम जीपीएस की लोकेशन से आप पता लगा सकते हो हम कि ये गाड़ी इस डायरेक्शन में जा रही है, अब इस गली
में घुस गई है, यहाँ पे पहुंच गई, इस रोड पे पहुंच गई है। तो वो उस तरह से हम पूरी लोकेशन को उसकी जो है ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है। यहीं पे बताया गया है। और ये इंटेलिजेंट मैप, यानी कि इंटेलिजेंट मैप एक तरह से इंटरेक्टिव मैप, कि इंटरेक्टिव मैप से आपको समझने में बहुत आसानी होगी, हर तरह से बहुत अच्छी तरह से वो क्लियरली दिखाई देगी, और मैप खुद आपको आइडेंटिफाई कर देगा किसी भी चीज को जिसको आप सर्च कर रहे होंगे। आइडेंटिफाई स्पेशल पैटर्न, स्पेशल पैटर्न ये होता है कि किसी चीज का, जैसे कि आपकी खेती, खेती के मान लो इंडिया का अगर कोई डिस्ट्रिक्ट है, बागपत डिस्ट्रिक्ट है जो बिल्कुल बॉर्डर पे है दिल्ली के, तो वो आपके दिल्ली और यूपी के बॉर्डर बागपत डिस्ट्रिक्ट, तो अगर आप उस डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो उसमें वहाँ पे खेती किस टाइप की होती है। मान लीजिए खेती वहाँ पर रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो रही है, ट्रायंगुलर फॉर्म में हो रही है, लीनियर फॉर्म में हो रही है, या स्पेरिकल फॉर्म में हो रही है। तो इसका पूरा इसे बोलते हैं स्पेशल स्पेशल पैटर्न। तो इस स्पेशल पैटर्न को पता लगाएगा कि इसका किस चीज का लार्ज वॉल्यूम है, कि वहाँ पर रेक्टेंगुलर फॉर्म में ज्यादा है आपका जो है फ्रेगमेंटेशन है फील्ड्स का, यानी कि खेतों का, तो किस टाइप से है, वो सब चीजें पता लगाएगा। टेक्नोलॉजी ये आपकी फैसिलिटी करेगी डिसीजन मेकिंग में, क्यों, आपको जब सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होगी तो क्या होगा, किसी भी चीज के बारे में आप डिसीजन बड़ी आसानी से ले सकते हो। जैसे कि अगर कहीं पे साइक्लोन आने वाला है इंडिया के, मतलब बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन आने वाला है, तो आपको अगर पहले से ही वेदर डिपार्टमेंट इस आपके जो सेंसर्स है, हमारे जो परिमाण पोर्टल है, इस पे इंफॉर्मेशन अगर शेयर हो जाएगी, तो हम पहले से ही जो वहाँ की डिवेलपर्स है उनको इवैक्यूएट करा सकते हैं, और इस तरह के स्टेप्स ले सकते हैं ताकि आपकी जान माल की हानि कम हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल हमारा गीगा मैश नेटवर्क सॉल्यूशन से है। ठीक है, ये भी देखिए अपने आप में एक तरह की इंडिया की फर्स्ट ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है, और प्राइवेट प्लेयर में, जो कि आपकी एक तरह की स्टार्टअप है जिसका नाम है एस्ट्रोम। एस्ट्रोम, ठीक है, ये एक तरह का स्टार्टअप है। और देखिए ये इसकी संस्थापक एक लेडी है, ये वो लेडी है, इनका नाम है नेहा शतक। इन्होंने एस्ट्रोम को स्थापित किया, यानी कि एस्टेब्लिश किया। ये एक तरह की आपकी टेक कंपनी है, ठीक है, जो आपकी टेलीकम्युनिकेशन में वर्क करती है, और आपकी आपकी नेटवर्क आपकी क्या प्रोवाइड करती है, ये प्रोवाइड करती है आपकी, जैसे कि इंटरनेट कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करती है, वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करती है और प्रमोट करती है, हाई स्पीड। ठीक है, तो एस्ट्रोम एक आपकी टेक कंपनी हो गई। ठीक है, इसने क्या किया है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के साथ मिलकर एक पायलट को कॉन्टेक्ट किया है, और कॉन्टेक्ट जो दोनों ने मिलकर बनाया है, उसमें एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम रखा है गीगा मैश नेटवर्क सॉल्यूशन। इसे 15 गांवों में, इंडिया के 15 गांवों में लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, अब वही बात है कि अब ये गीगा मैश नेटवर्क सॉल्यूशन क्या है, इसके बारे में तो हम पढ़ेंगे, पहले थोड़ा सा जान लेते हैं इससे पहले, कि जो एस्ट्रोम है, ये गीगा मैश किसके द्वारा डेवलप किया गया है, जो ये कंपनी है एस्ट्रोम, इसके द्वारा डेवलप किया गया है। ठीक है, ये क्या करता है, जो आप देख रहे हो कि जो 4G अभी हमारे यहाँ पर 4G चल रहा है, 5G एक तरह से स्टार्ट तो हो चुका है, मगर उसकी अभी एक्सेस सभी जगह नहीं मिली है, सिर्फ बड़े शहरों में ही है। ठीक है, कुछ कुछ जगह है वो पहुंचा है। 4G में अब इतना कंजेशन बढ़ गया, तो 4G की भी स्पीड अब 3G या 2G जैसी आने लगी है, 3G जैसी आने लगी है। तो और आप एक बहुत ज्यादा डाटा को एक साथ साइमल्टेनियस कई जगह आप उसे ट्रांसफर नहीं कर सकते। कहने का मतलब एक आपका स्पीड का लिमिटेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। मगर ये इस तरह की टेक्नोलॉजी है गीगा मैश, इस तरह की टेक्नोलॉजी आपको बहुत कम कॉस्ट में बहुत हाई स्पीड प्रोवाइड करेगा आपको, जीबीपीएस पर, यानी कि जीबीपीएस आपका, ये आपकी ट्रांसफरेबल होगा, ये डाटा ट्रांसफरेबल होगा, जीबीज में ट्रांसफरेबल ट्रांसफर कर सकते हो आप, और बहुत कम कॉस्ट पर। कहाँ पे ट्रांसफर, कहाँ पे सर्विस आपको अवेल की जा सकती है, गाँव में अवेल की जाए, क्योंकि ये देखो बोल ही रहा है कि 15 गाँव में इस चीज को अवेल किया जा सकता है। तो अब यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं हम, कि हाई टेक है, अफोर्डेबल इंटरनेट कनेक्टिविटी ये प्रोवाइड करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये तो हमने जान लिया कि जो एस्ट्रोम है उसने इसको डेवलप किया है। ठीक है, अब जो स्टार्टअप है, ये सपोर्ट किसके द्वारा किया जा रहा है, अब अलग अलग स्टार्टअप, अब स्टार्टअप को कोई ना कोई तो पैसा दे रहा होगा, तभी तो इस तरह की टेक्नोलॉजी इसने डेवलप कर दी। तो उसको जो सपोर्ट किया जा रहा है, वो एक तो आर्ट पार्क, एक आपका टीआईएस, टीआईएस की फुल फॉर्म है टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब, और दूसरा एक वेल नोन इंस्टीट्यूट है जो कि इंडिया में सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट माना जाता है रिसर्च के मामले में, जिसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो कि बेंगलोर में है। तो आपके एस्ट्रोम को पैसा फंडिंग कौन प्रोवाइड कर रहा है टेक्नोलॉजी के बेसिस पे, तो ये आपका वो फाइनेंशियली फाइनेंस के बेसिस पे, तो वो आपका कर रहा है आर्ट पार्क। आर्ट पार्क की फुल फॉर्म है एआई एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या बन जाती है, एआई एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क और टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इस ये तीनों इसको मिलकर सपोर्ट कर रहे हैं। इसका काम ये है कि नेटवर्क का सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, क्योंकि नेटवर्क में कंजक्शन देखने को मिल रहा है, इतनी
इतनी भीड़ भाड़, इतना ट्रैफिक, इतना रश देखने को मिल रहा है, तो स्पीड का एक लिमिटेशन हमें फेस करना पड़ता है, स्पीड अच्छी नहीं आती। तो उसका ही सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। ये क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा कि आपकी वायरलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, जो कि आपकी 5G के लेवल की होगी, यानी कि 5G जैसी स्पीड होगी। ठीक है, आपको गीगा जो जीबीज आपके जो है जीबीज में आप ट्रांसफर कर सकते हो डाटा को, और वायरलेस सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। कहाँ पे? शहरों में नहीं, गाँव में। एक तरह की जैसे कि आपका 5G फाइबर ऑप्टिक्स आपकी डाटा कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है, जैसे जियो, वो उसी तरह की सर्विस ये प्रोवाइड कर रहा है। जियो के इक्विवेलेंट एक तरह से मानी जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप फिगर में देखिए, ये आपका हो गया गीगा मैश का टावर। ठीक है, ये आपका यहाँ पे फाइबर कनेक्टिविटी इंटरनेट की प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, फाइबर से है यहाँ पे, ये तो इंटरनेट प्रोवाइड हो गया 5G। ठीक है, अब आप इसी को आप वायरलेस के थ्रू, ये डॉटेड लाइन दिखाई जो जा रही है, ये आपकी वायरलेस है। ठीक है, यहाँ तो आपकी आप फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू ये इंटरनेट प्रोवाइड किया जा रहा है 5G। यहाँ पे आपको वायरलेस कनेक्टिविटी के थ्रू, देखो वायरलेस से ये एक टावर को प्रोवाइड किया गया, तो इसने आपकी रेज को, रेडियो वेव जो होगी वो कैच करेगा, इससे फिर आपके राउटर को जाएगा, राउटर से आपका क्या जाएगा, जो एक्सेस पॉइंट है, जिससे कि इथरनेट के थ्रू राउटर को जाएगा, राउटर से आपके जाएगा आपके क्या नाम, घरों में, गांव में जो घर है, गांव में घर लगाओ, यहाँ पे एक डिवाइस लगा हुआ, इस डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, दूसरे डिवाइस से तीसरे में, तीसरे में चौथे में, और चौथे में पांच, इस तरह से आपका पूरा एक सर्किल क्रिएट हो जाएगा। इस तरह से पूरा ये जो कहलाएगा नेटवर्क क्लस्टर कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे वाईफाई सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, कोई भी कनेक्टेड नहीं है किसी भी वायर से, बस आपको राउटर लगाने होंगे। ठीक है, देखिए एक ही टावर से काम हो गया, और इसमें स्पीड स्पीड कम नहीं होगी, स्पीड आपकी 5G जैसी ही रहेगी। तो देखिए कितनी कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी है ये, कितनी हाई लेवल की टेक्नोलॉजी है, जो आपकी फाइबर ऑप्टिक्स को टक्कर दे रही है और आपके गांव में प्रोवाइड की जा रही है। तो इंडिया में ही ये डेवलप हुई है, पहली बार इंडिया में ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है। इसे एक तरह से ई बैंड बैकहोल जो टेक्नोलॉजी, एक तरह का रेडियो वेव्स है, उनको यूज करके प्रोवाइड की जाएगी। जो यहाँ पे दिखाया गया वही यहाँ पे ये दिखाया गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, ये वायरलेस है। ठीक है, और ये हमने पढ़ लिया 5G जैसी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, वर्ल्ड का पहला मल्टी बीम ई रेडियो, आपकी जो वेव्स होगी, ई बैंड रेडियो वेव्स यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, उसके थ्रू कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगा, कम्युनिकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। एक ही टावर से मल्टीपल टावर्स को साइमल्टेनियसली कनेक्ट करेगा, और मल्टी जीबीपीएस थ्रूपुट, यानी कि इतनी स्पीड पे आपको हर एक टावर को ये स्पीड से कनेक्ट करेगा। ठीक है, एक सिंगल जो गीगा मैश है, वो जो डिवाइस है जो यहाँ पे आप देख रहे होगे लगा हुआ, ये एक सिंगल गीगा मैश डिवाइस लगा हुआ है, ये 40 लिंक तक प्रोवाइड करेगा, और 2+ यानी कि 2 Gbps की कैपेसिटी से, 2 Gbps की कैपेसिटी से भी ज़्यादा है, ये आपकी डाटा को ट्रांसफर कर सकेगा, और किस रेंज तक, 10 किलोमीटर की रेंज तक ये ऐसी सर्विस दे सकेगा। ठीक है, यही सब इसमें बोला गया है। इसकी कॉस्ट बहुत कम होगी, 5G से भी कम होगी, शायद 4G से भी कम होगी। जब ये लॉन्च हो जाएगा तब पता लगेगा कि चलो, कॉस्ट बहुत कम होगी, और इसे सॉफ्टवेयर से ही सिर्फ क्या रन किया जा सकेगा, जिसे आप सॉफ्टवेयर की मदद से किसी चीज़ को रन करते हैं जिसमें कोई फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं होती, तो वहाँ पर उसे डिप्लॉय करना, इनके इंस्टॉल करना बहुत आसान होता है, मेंटेन करना आसान होता है, और रिमोटली उसे कंट्रोल किया जा सकता है और रिपेयर किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, आर्ट पार्क की बात आई थी तो उसे भी हम जान लेते हैं वो क्या है। देखिए, आर्ट पार्क एक तरह का नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है, जो कि आईएससी बैंगलोर के द्वारा प्रमोट की जाती है, और ये टेक्नोलॉजीज को, जो आपकी एकदम न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी होती है, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स के फील्ड में, उसको प्रमोट करता है, उसको इजाद करता है, उसको इनोवेट करता है। तो ये जो आर्ट पार्क है, ठीक है, आर्ट पार्क क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो आप इसका आंसर इजिली कर सकते हैं। तो जो इसके आर्ट पार्क के जो इंजीनियर्स हैं, उन्होंने क्या किया है, कोलैबोरेशन किया है, किसके साथ मिलके, निरामय हेल्थ एनालिटिक्स के साथ और आईआईटी बैंगलोर के साथ मिलकर एक तरह कोलैबोरेशन करके एक चीज बनाई है, जो एक तरह का सॉफ्टवेयर, एक तरह का आपका इंस्ट्रूमेंट बना है, जिसका नाम है एक्सेस सेतु। इसका काम क्या होगा, इस एक्सेस सेतु से ये खुद एनालाइज करेगा आपकी, मान लीजिए जैसे कोविड इन्फेक्टेड कोई पेशेंट है, उसकी चेस्ट में जो लंग्स है, उसके फेफड़े है, वो कितने डैमेज हो चुके हैं, उसको क्या बीमारी, कहाँ पे बीमारी है, वो सारी पूरा एनालाइज करके पूरी रिपोर्ट तुरंत निकाल देगा। ठीक है, इसमें डॉक्टर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक तरह का देखिए कितना अच्छा सॉफ्टवेयर है, इसमें डॉक्टर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आर्ट पार्क जो है ऑर्गेनाइज, आर्ट पार्क, अब ये तो बात होगी यहाँ पे इसने जो सॉफ्टवेयर और जो ऐसा इंस्ट्रूमेंट इजाद किया है उसके बारे में। अब इसने एक तरह का समिट भी ऑर्गेनाइज किया था, जिसका नाम था आर्ट पार्क इनोवेशन समिट। इसमें किस किसने पार्टिसिपेट किया, इसमें इंडस्ट्री से जो लोग थे उसने पार्टिसिपेट किया, एकेडमी ने पार्टिसिपेट किया, और गवर्नमेंट से भी कई लोगों का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर देखने को मिला। इसमें क्या क्या चीजें डिस्कस की गई, इसमें डिस्कस किया गया नेक्स्ट जनरेशन की कनेक्टिविटी को लेकर, क्योंकि रूरल एरियाज को हमें कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि
हमारा जो माइंड बसता है वो रूरल एरियाज में बसता है, और जो डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारा सबसे ज़्यादा है वो रूरल एरियाज में ही रहता है। तो इसलिए रूरल एरियाज को सपोर्ट करना, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना, उन्हें स्ट्रेंथन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम अपने मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया और आपका क्लीन इंडिया जैसे जो आपके फ्लैगशिप प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, इनको हम साकार कर सकें और हेल्थ के फील्ड में हम एक बहुत बड़ी लेवल पर पहुंच सके, और हेल्थ के फील्ड को हम बहुत ज़्यादा दुरुस्त कर सके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके। जैसे कि हमने चलाया भी है प्रोग्राम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर भारत, कनेक्टिंग भारत विद द डोन्स। डोन्स को हम कनेक्ट कर रहे हैं, सॉरी, भारत को हम कनेक्ट कर रहे हैं पूरे डोन्स की मदद से, ताकि उसमें कोई इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी भी होने वाली घटना का पहले से ही अंदेशा लग जाए और उसे हम रेक्टिफाई कर सके। ठीक है, इसी तरह से इंक्लूसिव ग्रोथ को, इंक्लूसिव लर्निंग को इंश्योर किया जा सकता है, और फ्यूचर में आपकी ऐसी टेक्नोलॉजी जो आर्टिफिशियली बिल्ड हो और रिसर्च बेस्ड इकोसिस्टम को हम प्रोवाइड कर सकते हैं। इससे इन देखो यहाँ पर जैसे इंडिया का जो पहला आपका लैग रोबोटिक है, आपका लैग रोबोटिक डॉग है, इस तरह का इंडिया ने बनाया है, जो कि अभी तक बड़ी कंट्री जैसे कि आपकी यूरोपियन कंट्रीज और आपकी अमेरिका जैसी कंट्री ने ही ये बना रखा है, मगर इंडिया ने भी अपना लैग रोबोटिक डॉग बना लिया, जो कि और अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल, जो कि आपके जिसमें आदमी को बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो जाके जैसे कि बैटलफील्ड में जाकर सिचुएशन को एनालाइज कर सकते हैं, माइंस को आपको डिटेक्ट कर सकते हैं, और आपकी दुश्मन की कंटिजेंट पे आपके अटैक कर सकते हैं। अगर वो ऐसा अनमैन्ड अनमैन्ड एरिया ग्राउंड व्हीकल आपका बना है और इस तरह का प्रोडक्शन लार्ज स्केल पर, तो हम कितने जवानों की, हमारे जो देश के आर्मी के एंड नेवी के कितने जवानों की जान को, प्रीशियस जो जाने हैं, कीमती जाने, उन्हें हम बचा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल हमारा ड्रैगन फ्रूट कल्टीवेशन के बारे में। देखिए ड्रैगन फ्रूट, पहले तो पिक्चर देख लीजिए, ये है ड्रैगन फ्रूट। ठीक है, ये है फुल आपका फ्रूट, और ये आपका हाफ फ्रूट यानी कि आधा कटा हुआ फ्रूट। ठीक है, अब ये ड्रैगन फ्रूट क्यों आया है, अभी क्या हुआ है, सेंटर ने कुछ ऐसी चीजें डिसाइड किया, हम ड्रैगन फ्रूट की जो कल्टीवेशन है उसको इंडिया में प्रमोट करने की बात कही है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अब इसको इसलिए कहा गया क्योंकि इसके मेडिसिनल जो फायदे हैं, बेनिफिट्स है, बहुत ज्यादा है। इसलिए क्योंकि मेडिसिनल फायदे बहुत ज्यादा है, और इसलिए इसको क्या कहा गया है, सुपर फ्रूट भी बोला गया है। सुपर, मैंने पिछली स्लाइड में भी यानी कि पिछले कल परसों की स्लाइड में भी डिस्कस किया था, सुपर वहां पे आता है जहाँ किसी चीज में बहुत ही ज्यादा सुपीरियरिटी देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, अब ये जो इसका है पौधा है, जैसे कि एक कैक्टस टाइप आपको दिख रहा है, इसमें कांटे भी थोड़े से दिख रहे हैं, कैक्टस टाइप दिख रहा है, इसलिए इसे कैक्टी 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 फैमिली का भी बोला जाता है। ठीक है, और गवर्नमेंट ने क्या क्या बोला है, हम यहाँ पे डिस्कस, गवर्नमेंट का एक प्लान है। गवर्नमेंट ये सोच रही है कि हम एक ऐसा प्लान बनाए जिसका नाम रखे एनुअल एक्शन प्लान। उस प्लान का काम ये होगा कि हम स्टेट्स को मोटिवेट करेंगे, कहेंगे कि भैया अपने यहाँ पे इस चीज़ की खेती बढ़ाओ। जो आपका ड्रैगन फ्रूट है, इसकी खेती बढ़ाइए, क्योंकि इसकी खेती बढ़ाओगे तो आपका रेवेन्यू में भी बहुत ज़्यादा सुधार देखने को मिलेगा। इसका फायदा, इस रेवेन्यू का इफेक्ट कहाँ पे देखने को मिला, वियतनाम का रेवेन्यू मोस्टली आपका इसकी ड्रैगन फ्रूट के एक्सपोर्ट से ही आता है। उसकी जीडीपी में काफ़ी ज़्यादा जो पार्टिसिपेशन है आपकी ड्रैगन फ्रूट की एक्सपोर्ट से ही देखने को मिला है। तो मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में ही इसकी सबसे ज़्यादा अभी खेती होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब इसकी बात कर लेते हैं कि ये क्लाइमेट किस क्लाइमेट में पैदा होता है, ये कौन सी क्लाइमेट सुटेबल है इसकी पैदावार के लिए। इस क्लाइमेट के लिए जो सुटेबल है वो एरिड और सेमी एरिड रीजन चाहिए, और थोड़ा सा जो साल्टी आपकी सोइल होती है वो भी इसके प्रोडक्शन को सपोर्ट करती है। अब सेमी एरिड और एरिड रीजन कहाँ पे है, देखिए जो रेड कलर आपको दिख रहा है ये आपका एरिड रीजन है इंडिया का, और जो आपको येलो कलर ये वाला दिख रहा है ये आपका राजस्थान का, हिमाचल का, तो थोड़ा सा हरियाणा का। ठीक है, आपका जो रीजन दिख रहा है गुजरात का, ठीक, और थोड़ा मध्य प्रदेश का, ये आपका क्या आ जाता है, सेमी एरिड रीजन आ जाता है, यानी कि थोड़ा सा अर्ध शुष्क कह लीजिए। ठीक है, और रेड वाला आपका पूर्ण तरह से शुष्क रीजन। ठीक है, तो जहाँ पे आपकी मॉइस्चर कंटेंट कम है, तो वहाँ पे ये ऐसा एरिया है। और आपका राजस्थान में आपकी साल्टी मिट्टी जो है, यानी कि जो सॉइल है वो साल्ट वाली मिट्टी बहुत ज़्यादा दिखेगी। ठीक है, तो उस तरह से वहाँ का जो रीजन है वो आपका बहुत ज़्यादा सूटेबल है इसके प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसका जो है वैसे तो ये बोला जाता है कि जो इंडिया है उसमें तो सभी स्टेट सूटेबल है इसकी उसके लिए, एक्सेप्ट कोल्ड जो एरिया है। कोल्ड एरियाज कौन से है, जो आपका नॉर्थ का जो हिस्सा है, हिमाचल का हिस्सा हो गया आपका, और ये आपका क्या नाम, जम्मू कश्मीर का हिस्सा हो गया, ये सब हिस्से जो ठंडे एरियाज है इंडिया के, उन्हें छोड़कर सभी हिस्सों में इसकी
खेती की जा सकती है। अगर इसकी बात करें कहाँ का ये नेटिव आपका फ्रूट है, जो नेटिव फ्रूट उसे बोलते हैं जिस देश में ही पैदा हुआ है वहीं की, जिस देश के उसके लिए जाना जाता है। ठीक है, जैसे कि कोई जैसे लंगड़ा आम है, लंगड़ा आम हमारे लिए मतलब इंडिया के लिए फेमस है, वो इंडिया इसके लिए फेमस है क्योंकि ये हमारे यहाँ का नेटिव है, एंडेमिक है, यानी कि यहाँ पे ये देखने को मिलेगा, नेटिव इंडिजीनियस है। ठीक है, तो अमेरिका में ये इंडिजीनियस है, यानी कि वहाँ का ये नेटिव है। ठीक है, तो अब इसकी जो मेंबर की बात करें, कौन सी फैमिली का मेंबर है, कैक्टी फैमिली का मेंबर, मैंने डिस्कस कर चुका पिछले स्लाइड में। ये रहा कैक्टस की टाइप इसके पौधे होते हैं जिसपे लगता है। अब इसके कौन कौन से नाम है, पिताया, पिताया, स्ट्रॉबेरी, पिया, नोबल मैन और क्वीन ऑफ नाइट, ये सब इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम है डिफरेंट कंट्री में। अगर हम अपनी कंट्री की बात करें, इंडिया में इसका क्या नाम लिया जाता है, इसका नाम संस्कृत वर्ड से रिलेटेड है, जिसका नाम जो कि है कमलम, कमलम के नाम से हम इसको ड्रैगन फ्रूट को जानते हैं। और भी किसी और नाम से जाना जा सकता है इंडिया में, ठीक है, वो आप देख सकते हो। अब इसे सुपर फ्रूट की संज्ञा में क्यों रखा गया, सुपर फ्रूट इसलिए रखा है, ये लगभग 20 साल तक प्रोडक्शन देता है, यील्ड देता है, इसके मेडिसिनल इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, ये वैल्यू एडिटिव प्रोसेस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा काम में आता है, ये विटामिन और मिनरल्स में बहुत ज़्यादा रिच होता है, जैसे कि ये विटामिन ए और विटामिन सी में बहुत ज़्यादा रिच है, आपकी त्वचा के लिए बहुत अच्छा रहता है, इसमें फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, और ये हड्डियों को मजबूत करना है, किडनी को साफ करता है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होता है, और इसमें नर्व्स, जो आपकी नर्व्स होती है, नसें, उन्हें बिल्कुल साफ करता है, स्मूथ रखता है, उसमें ब्लॉकिंग नहीं होने देता। अगर ब्लॉकिंग नहीं होने होगी तो आपका हार्ट अटैक के चांस आपके कम हो जाएंगे। कॉन्स्टिपेशन, जो कब्ज की शिकायत रहती है, वो कम रहती है, और आपके बालों को टूटने से बचाता है, उन्हें स्ट्रेंथन करता है, उनकी जड़ों को मजबूत करता है। आपको बड़े बड़े सुपरस्टार और बड़े बड़े लोगों की तरह आपको ट्रांसप्लांट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके नेचुरल बाल रहेंगे, सिल्की सिल्की और बिल्कुल ब्लैक बाल रहेंगे, और हर डिसीज से ये दूर रखता है आपको। ठीक है, तो ये इसके फायदे थे, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगला आर्टिकल, हमारा लास्ट जो आर्टिकल है, ऑन्कोलिटिक वायरसेस के बारे में। यहाँ पे क्या है, एक वायरस है, एक वायरस की वो अगर उसको सेल में डाल दिया जाए, ह्यूमन सेल में डाल दिया जाए, तो उस सेल के अंदर जाकर उसके साथ अटैच हो गए, तो अगर वो सेल कैंसर की सेल है, तो कैंसर की सेल को रप्चर कर देता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, और कैंसर का ये एक तरह से काफी हद तक ट्रीटमेंट कर सकता है। तो पहले तो इसे सिर्फ आपके जानवरों पे, जैसे चूहों पे और किसी चीजों पे, इस पे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, मगर अभी ह्यूमन पे इसकी ट्रायल की जा रही है। तो ह्यूमन पे इसकी ट्रायल की जा रही है, तो क्या देखने को मिला है, सॉरी अभी तो ट्रायल चल रही है, तो इसके रिजल्ट्स बाद में आएंगे, पर इसकी प्रोसेस क्या है वो हम जान लेते हैं। ऑन्कोलिटिक वायरस के बारे में जान लेते हैं, इसकी क्या प्रोसेस है। देखिए, जो इसकी प्रोसेस होती है उसका नाम दिया गया इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी क्या, आपकी इम्यून सिस्टम को आपको ये क्या है, डिस्ट्रॉय होने से बचाएगा, उसकी एक तरह थेरेपी जो होगी आपके इम्यून सिस्टम को, आपको क्या नाम, डेटोरेट होने से बचाएगा। तो उसमें क्या किया जाता है, इस वायरस को आपकी वायरस या इन्फेक्टेड सेल्स होती है उसके अंदर ये घुसाया जाता है, उसके साथ ही अटैच करके अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेता है, मल्टीप्लाई करना अपनी संख्या बढ़ा देता है, तो ये कैंसर की सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, ये कैंसर की सेल को मार देता है, और जो आपकी हेल्दी सेल होती है उन्हें बिल्कुल इंटैक्ट छोड़ता है। इंटैक्ट का मतलब कि उन्हें तो टच भी नहीं करता, वो हेल्दी की हेल्दी रहती है। तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख लोगे, तो ये आपकी एक हेल्दी सेल है, तो ये वायरस आपके हेल्दी सेल में घुस गया। हेल्दी सेल में घुसने के बाद देखो, इसने कुछ नहीं किया, सेल एज इट इज है, तो आपकी अनडैमेज सेल है। तो इसका मतलब ये वायरस अगर आपके अंदर घुस जाएगा, तो आपका अगर कोई, आप बीमार नहीं हो, आप बिल्कुल फिट हो, हेल्दी हो, तो कोई फर्क नहीं डालेगा। मगर आप कैंसर के पेशेंट हो, कैंसर के आपको किसी न किसी चीज में हो गया, तो आपके अंदर जो वायरस जब घुसेगा उस सेल के अंदर डाल दिया जाएगा, तो आपको मल्टीप्लाई कर लेगा, यानी कि अपनी जनसंख्या बढ़ा लेगा। देखिए यहाँ पे तो एक ही वायरस था, यहाँ पे देखिए आपके 5 वायरस हो गए, तो इसने बढ़ा लिया, तो अब जो कैंसर की जो सेल थी इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, इसकी मेम्ब्रेन को इसने ब्रेक कर दिया, देखो टूट गई मेम्ब्रेन, इसने आप ओवरऑल आपके जो कैंसर वाली सेल थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। डिस्ट्रॉय करके आपके कैंसर को ही ये रिमूव कर देगा। तो इससे क्या होगा, ये डिस्ट्रक्शन ऑफ द ट्यूमर ऑफ माइक्रो एनवायरमेंट इन्फेक्ट टू मोर ट्यूमर सेल को इन्फेक्ट कर देता है, यानी कि उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। और सिस्टमेटिक एंटी ट्यूमर इम्यून रेस्पॉन्स, यानी कि इसका ये जो इम्यून रेस्पॉन्स है वो एंटी ट्यूमर है। इसका मतलब ये हुआ कि कैंसर को ये ठीक करेगा, हेल्दी सेल को ये डैमेज नहीं करेगा। ठीक है, तो ये था हमारा ऑन्को लिथिक वायरसेस के बारे में, जो कि बहुत बड़ी एक अच्छी पहल है, अच्छा वायरस है। और अगर ये सफल हो जाता है आदमी के ऊपर भी, तो नो डाउट ये वर्ल्ड की बहुत बड़ी हिस्ट्री क्रिएशन में इसका नाम आ जाएगा। तो अगला अगर बात है, इसमें एक वर्ड है जो आपका सेल लीसिस है, सेल लीसिस, यहाँ पे आप देख रहे होगे ट्यूमर सेल लीसिस। तो इस सेल लीसिस को हम पढ़ लेते हैं क्या है। लीसिस क्या होता है, लीसिस मतलब होता है जो आपकी ट्यूमर सेल है उसका ब्रेक होना, तो उसे सेलिसिस बोलते हैं। जैसे कि हाइड्रोलिसिस होता है, हाइड्रोलिसिस यानी कि वाटर का ब्रेक होना, वाटर का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाना हाइड्रोलिसिस कहलाता है। लिसिस मतलब ब्रेक हो जाना। तो यहाँ पे ये आपकी जो सेल्स है, सेल लिसिस मतलब सेल का ब्रेक हो जाना। तो आप
और आई होप आपको ये सारी चीजें, सारे आर्टिकल समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों ये था आज का डिस्कशन। आज इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।